नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं कि राजनीति में आप कदम कैसे रखें, जनता की आवाज़ कैसे बने और चुनाव लड़ें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। हम देखेंगे कि नामांकन कैसे करते हैं, कौन-कौन से फॉर्म ज़रूरी हैं, जमानत राशि क्या है, सिक्योरिटी यानी कि आप जिसे हम सिक्योरिटी डिपॉज़िट बोलते हैं, प्रस्तावक क्या होता है, कितने चाहिए होते हैं, उसके बारे में, खर्च सीमा क्या है और प्रचार के नियम क्या-क्या हैं, वाहन और रैली की परमिशन, उसके बाद है स्वतंत्र उम्मीदवार और पार्टी उम्मीदवार के बारे में कि क्या उनके नियम हैं। फिर आते हैं आपराधिक रिकॉर्ड, संपत्ति का विवरण और खर्च रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं नामांकन की। जब चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा करता है तो उसमें उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र भरने की तारीख घोषित की जाती है। उम्मीदवार को फॉर्म B2 भरना होता है, जिसे नामांकन पत्र कहा जाता है। ये फॉर्म आपको रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होता है। नामांकन के समय आपको ये चीज़ साथ ले जानी होंगी। क्या-क्या होंगी वो होती है, सबसे पहले होता है मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी। नंबर 2 पे है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो वहाँ जाने होते हैं, उस पे लगाने के लिए। नंबर 3 पे आता है सुरक्षा जमा राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, वो आपको लेना पड़ता है। नंबर 4 पे आता है शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट, जिसमें आपकी संपत्ति, दायित्व और आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल केस की जानकारी होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो ये फॉर्म और एफिडेविट ठीक से भरना बहुत जरूरी है। ये एक भी गलती आपकी उम्मीदवारी को रिजेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं सुरक्षा राशि की। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यह राशि 10,000 रुपये है। अगर आप SC या ST शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं तो आपकी राशि इसमें 5,000 होती है। इसका पहला नियम है, अगर आप उम्मीदवार कुल वैध वोटों यानी कि आपकी विधानसभा में जो वैध वोट है उनका 1/6 हिस्सा है, आपको अगर वोट नहीं पड़ता है तो ये राशि आपकी जो जब्त कर ली जाती है। इसका मतलब ये है कि चुनाव लड़ते समय सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही आगे आते हैं, बकाया जो फर्जी वाले होते हैं वो नहीं रुकते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा जमा करना होता है। अगर वोट नहीं पड़ेगा तो पैसा उनका वापस नहीं मिलता है, इसलिए वो आगे कदम नहीं रखते हैं। फिर नंबर सेकंड पे आता है प्रस्तावक। प्रस्तावक जो है वो मतदाता वोटर होते हैं जो आपके नामांकन को समर्थन देते हैं। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवार हैं तो सिर्फ एक प्रस्तावक पर्याप्त होता है। जैसे कि आप किसी पार्टी के उम्मीदवार हैं तो आपको सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप कहीं स्वतंत्र उम्मीदवार हैं तो ये या गैर मान्यता प्राप्त पार्टी है उसके उम्मीदवार हैं तो आपको 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। अपने गांव या शहर के 10 समर्थकों को पहले से ही बता दें कि आपके प्रस्तावक वो बन जाए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। फिर नंबर 3 पे आते हैं आपराधिक रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामले दर्ज हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। बस आपके शपथ पत्र एफिडेविट में सभी मामलों की जानकारी होनी चाहिए। यदि किसी गंभीर अपराध में आपको दोषी पाया जाता है और सजा हुई है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन खाली आपके पास अगर फर्जी मुकदमे लिखे हुए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। बस आप उसमें अपराधी या दोषी पाया नहीं जाए। फिर आता है चुनावी खर्च और प्रचार। चुनाव लड़ने के लिए खर्च की एक सीमा तय है। बिहार में विधानसभा उम्मीदवार की खर्च सीमा लगभग 40 लाख रुपए है। इसमें प्रचार, रैली, बैनर, पोस्टर, वाहन, विज्ञापन आदि सारे सब कुछ शामिल होता है। वाहन और रैली की अगर हम बात करें तो आप प्रचार के लिए वाहन, लाउडस्पीकर और रैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे जो पार्टी के लीडर होते हैं वो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। इसके लिए स्थानीय पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेना बहुत जरूरी है। एवं हर वाहन का खर्च भी आप आपके रजिस्टर में दर्ज करना होता है, क्योंकि आपको बाद में जमा करना होता है। उसमें 40 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। रैली निकालने से पहले NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ये आपके सुरक्षा में मदद करता है और कानून व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी होता है। अगर आपके वाहन जो है प्रचार के लिए 50 से ज़्यादा है या 50 हैं तो आपको स्थानीय पुलिस से रूट मैप लेना अनिवार्य है और वहीं से आपको परमिशन मिलती है, जिसमें आपको कभी पुलिस रोकती नहीं है। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपको पुलिस रोक लेगी, तो आपको दिक्कतें ज़्यादा होंगी। स्वतंत्र उम्मीदवार और पार्टी उम्मीदवार में क्या अंतर है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताऊंगा। स्वतंत्र उम्मीदवार को आप 10 प्रस्तावक चाहिए होते हैं और पार्टी उम्मीदवार को सिर्फ केवल 1 प्रस्तावक चाहिए होता है। यदि आप पार्टी उम्मीदवार हैं तो पार्टी से मिलने वाला खर्च भी व्यक्तिगत खर्च में ही गिना जाता है। ये नहीं कि आप पार्टी का अलग खर्च करें और इधर दिखाने 40 लाख रुपए मैंने अपना कर दिया है, पार्टी इंडिया बोला किया, ऐसा नहीं होता है। फिर बात करते हैं प्रचार कार्यालय जो आप बनाते हैं, कैंपिंग ऑफिस जिसे बोलते हैं। आप क्षेत्र में चुनाव प्रचार कार्यालय खोल सकते हैं, लेकिन कितने खोल सकते हैं ये मैं आपको भी बताऊंगा। खर्च सीमा में इसका खर्च भी गिना जाता है। जैसे कि आपकी जो सीमा
40 लाख रुपए है उसमें आपका ये भी खर्चा जोड़ा जाता है, ये नहीं कि इसका अलग कर दें। प्रचारक या वॉलंटियर की पहचान आईडी रखना बहुत जरूरी होता है। आपकी जो भी कैंपिंग पे ऑफिस पे जो भी लोग बैठते हैं या प्रचारक हैं या वॉलंटियर हैं आपके, तो उनके पास एक आईडी होना बहुत जरूरी है। चुनावी कार्यालय खोलने के नियम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। कोई भी उम्मीदवार एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम निम्नलिखित चुनावी कार्यालय खोल सकता है, यानी कि जो मैं नीचे जानकारी दूंगा आपको। सबसे पहले होता है जो एक मुख्य कार्यालय होता है वो आप खोल सकते हैं। ये कार्यालय उम्मीदवार के चुनाव क्षेत्र के भीतर कहीं भी खोला जा सकता है जो उनका मुख्य परिचालन केंद्र होगा। फिर बात करते हैं अतिरिक्त कार्यालय के बारे में। मुख्य कार्यालय के अलावा उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र के भीतर अधिकतम 2 अन्य छोटे कार्यालय खोल सकता है। यानी एक आपका मेन कार्यालय हो जाता है, उसके बाद में 2 अतिरिक्त कार्यालय आप इसे खोल सकते हैं, यानी कि टोटल 3 कार्यालय आप खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चुनाव के दौरान ऑफिस का रिकॉर्ड रखना और खर्च का हिसाब सही रखना ये जीत के लिए आपकी कुंजी हो सकती है, क्योंकि आपको ये सारा हिसाब देना पड़ेगा। इसमें अगर दिक्कत होती है तो आपका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, इसलिए आपका इसका पूरा हिसाब रखना आपको बहुत जरूरी। फिर आते हैं संपत्ति विवरण और रिपोर्टिंग के बारे में। उम्मीदवार को अपनी संपत्ति, दायित्व और आय स्रोत का ब्यौरा नामांकन के साथ देना होता है। चुनाव के बाद खर्च रिपोर्ट चुनाव अधिकारी को जमा करनी होती है। अगर कोई उम्मीदवार खर्च सीमा से ज्यादा खर्च करता है या रिपोर्ट नहीं देता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई भी ठीक से रिपोर्ट नहीं बनी है, 40 लाख से ऊपर हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ दिखता है, तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। सिर्फ नामांकन करने से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होता है, लेकिन अगर जांच एजेंसी उस पर जांच करती हैं या कुछ चेक करती हैं, कुछ भी करती हैं, तो आपको आगे दिक्कत हो सकती है, आपके नामांकन भी रद्द हो सकता है या अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। उम्र सीमा और योग्यता के बारे में बात करेंगे तो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र है वो 25 वर्ष होती है। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पॉइंट होता है कि भारत के आप नागरिक होने चाहिए और संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भी होने चाहिए। फिर बात करते हैं सुरक्षा और प्रशासनिक अनुमति के बारे में। बड़ी रैली, रोड शो या जनसभाओं में उम्मीदवार को सुरक्षा प्रशासन द्वारा दिया जाता है। उम्मीदवार के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा राज्य सरकार तय करती है। बड़े आयोजनों के लिए पुलिस की अनुमति लेना अनिवार्य है। हर प्रचारक और वॉलंटियर को पहचान पत्र यानी कि आईडी उनके पास रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके कार्यालय में 500 प्लस लोग आ रहे हैं, आपके कार्यालय में आपके कार्यक्रम में 500 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो सुरक्षा इंतजाम, ट्रैफिक कंट्रोल एवं एनओसी लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने की पूरी प्रक्रिया, नॉमिनेशन से लेकर कैंपिंग, लीगल एवं रिपोर्टिंग तक। याद रखें, सही जानकारी, सच्ची नीयत और जनता के विश्वास से जीत संभव है। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, चुनाव जीतना सिर्फ खर्च या ताकत से नहीं बल्कि जनता के साथ ईमानदारी और भरोसे से होता है। यही असली राजनीति है और इसी में आपकी जीत है। धन्यवाद, नमस्कार।